है और साथ साथ लखीमपुर की जांच ने भी दिशा पकड़ ली है। लखीमपुर का मास्टरमाइंड आशीष मिश्र यानी मोनू गिरफ्तार हो चुका है और करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने शनिवार रात को उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मोनू जांच में सहयोग नहीं कर रहा था, इसीलिए गिरफ्तार करना पड़ा। आशीष मिश्र केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा है, जैसा आप जानते हैं, और अब सवाल उठ रहे हैं कि बेटा तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन बाप की गिरफ्तारी कब होगी और मोदी कैबिनेट से उनकी बर्खास्तगी कब होगी। इसी बीच आज वाराणसी से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। प्रियंका गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में किसान न्याय रैली को संबोधित किया और जमकर मोदी योगी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि लखीमपुर में किसानों से मिलने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अभी तक नहीं गए। दुनिया के कोने कोने तक प्रधानमंत्री मोदी घूम सकते हैं, लेकिन अपने देश के किसानों से भेंट करने नहीं जा सकते हैं। किसानों को वो आंदोलन जीवी और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ये प्रियंका गांधी का कहना था। और प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि हम डरेंगे नहीं, आइए हमारे साथ, हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। देश को बचाने के लिए बदलाव जरूरी है। और भी क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने, और खासकर लखीमपुर खीरी के मामले में, आइए जरा सुन लेते हैं। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी। जब मैंने रात में वहां जाने की कोशिश की, तब हर सड़क पे पुलिस थी, मुझे रोकने की कोशिश की। तमाम पुलिस के घेरे थे, नाकाबंदियां थी। जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनके घरों में उन्हें नजरबंद किया गया, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं निकला। अपराधी के घर में उन्होंने निमंत्रण भेजा कि आप आकर हमसे बात करिए। आपने किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में या इस देश के इतिहास में आपने कभी ऐसा देखा है कि एक आदमी 6 किसानों को कुचल दे, 6 लोगों की हत्या कर दे और उसको पुलिस निमंत्रण दे रही है कि आइए हमसे बात करिए? आपने कहीं ये देखा है? बताइए। तो प्रियंका गांधी लखीमपुर मामले में योगी सरकार का हाल बयां कर रही हैं और आज वाराणसी में जबरदस्त भीड़ के बीच प्रियंका गांधी ने योगी मोदी सरकार को तो घेरा ही, और उधर सहारनपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि ये चुनाव किसानों और युवाओं के भविष्य को तय करेगा। अब आपको तय करना है कि अपने बच्चों और युवाओं का भविष्य बनाना है या अंधकार में डालना है, क्योंकि ये सरकार सिर्फ नाम बदलना जानती है, काम करना नहीं जानती। ये धुआं उड़ाने वालों की सरकार है, इसे सिर्फ धुआं उड़ाना आता है और कुछ नहीं। तो आइए एक बार जरा अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है ये भी सुन लेते हैं। वो जानते होंगे कि योगी हम उसको बोलते हैं जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे, और गुरु नानक जी को जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि उन्होंने कहा कि माया के बीच में रह के माया से दूर हो वो योगी होता है। तो बताओ, जो गद्दी पर बैठे हैं, अभी हम लोगों ने उनका कारनामा देखा, उनके लोगों का कारनामा अभी हम लोगों ने लखीमपुर में देखा, जहां पर किसानों को कुचल दिया गया गाड़ी से, गाड़ी के टायरों से किसानों को कुचला गया। वो किसानों को तो कुचला ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ कानून को भी कुचलने की तैयारी थी। जो लोग किसान को कुचल सकते हैं, कानून को कुचल सकते हैं, उन्हें देर नहीं लगेगी कि एक बार वो संविधान को भी कुचल देंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, जब हम चौधरी यशपाल जी को याद कर रहे हैं, तो हमें समाज और देश को कैसे बनाना है। हमारे किसान अन्नदाता हैं, वो हमारा पेट भरते हैं, अन्नदाता हमारा पेट भरता है, हमें पहनने को कपड़े देता है, और उसको इस तरीके से अपमानित होना पड़ रहा। क्या क्या नहीं कहा जा रहा किसान भाइयों,
आपको मवाली कहा जा रहा, इनका बस चले तो आतंकवादी कह दें आपको। न जाने कितनी बार अपमानित होना पड़ा है, लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कितना भी अपमानित किया होगा, लेकिन वो अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने भी ठान लिया है कि जब तक बैठे रहेंगे, जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे। और यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है कि हम लड़ना भी जानते हैं, गद्दी पे भी बैठाना जानते हैं, और जब मौका मिलेगा तो गद्दी से हटाना भी ये जनता जानती है। तो इस बीच इधर आप अभी अखिलेश यादव को सुन रहे थे, और इसी बीच यूपी बीजेपी के चीफ स्वतंत्र देव सिंह का भी बयान आया है सामने, और उन्होंने अल्पसंख्यक मोर्चे की कार्य समिति में बोलते हुए नेतागिरी का मतलब समझाया है और कहा है कि नेतागिरी का मतलब किसी को लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं, वोट आपके व्यवहार की वजह से मिलेगा। आइए जरा स्वतंत्र देव सिंह को भी सुनते हैं। मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं, यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा होता है। तीसरे पार्टी में काम करते हैं, यह नहीं कि मोहल्ले वाले आपके शक्ल से छिप जाए। मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं, यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा होता है। तीसरे पार्टी में काम करते हैं, यह नहीं कि मोहल्ले वाले आपके शक्ल से छिप जाए। तो ये थे यूपी बीजेपी के चीफ यानी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, जो कह रहे हैं कि फॉर्च्यूनर से कुचलने के लिए हम नहीं आए हैं, आपके व्यवहार से आपको वोट मिलेगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। लेकिन इधर एक बहुत बड़ी बात वरुण गांधी जो सांसद हैं बीजेपी के और जो बीजेपी कार्य परिषद से निकाल दिए गए हैं माताजी के साथ साथ, उन्होंने भी आज ट्वीट किया है। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है और लगातार वो अपने बयान दे रहे हैं। आइए सुनते हैं, देखते हैं कि ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, वरुण गांधी जो सांसद हैं बीजेपी के लिख रहे हैं कि लखीमपुर खीरी को हिंदू बनाम सिख लड़ाई में बदलने की कोशिश की जा रही है। ये अनैतिक और झूठ है। इस तरह की अफवाह फैलाना और उन घावों को फिर से कुरेदना खतरनाक है, जिसे ठीक करने में एक पीढ़ी लग गई। हमें राजनीतिक लाभ को राष्ट्रीय एकता से ऊपर नहीं रखना चाहिए, ये कह रहे हैं वरुण गांधी। तो दोस्तों, प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक और उधर बीजेपी के चीफ स्वतंत्र देव सिंह से लेकर वरुण गांधी तक सब अपने अपने अंदाज में योगी और मोदी सरकार पर हमलावर दिख रहे हैं और इन सब का केंद्र बिंदु है लखीमपुर खीरी कांड। आइए इसी पर चर्चा करके शुरुआत करते हैं और हमारे साथ इस वक्त 2 खास साथी हमारे जुड़े हुए हैं। आवेश तिवारी जी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब पहले से परिचित हैं। आवेश जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत है। और साथ साथ स्वागत है आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों का जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और जैसा आप जानते हैं कि ये 2 वे कार्यक्रम है, इसमें आप भी अपने विचारों को, अपनी बातों को कमेंट बॉक्स के जरिए रख सकते हैं, लिख सकते हैं। और अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। प्रियंका गांधी आज गरजती हुई दिखाई दी, ललकारती हुई दिखाई दी, और साथ साथ इधर अखिलेश यादव भी। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और उसके साथ साथ 2, देखिए आवेश जी आपके पास प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव दोनों पैरेलली ललकार रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी के अंदर के 2 लोग, एक तरफ वरुण गांधी और दूसरी तरफ स्वतंत्र देव सिंह, इनकी जो बात है ये भी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को ही समझाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर जाएं तो कहां जाएं? योगी जी और मोदी जी क्या दोनों 2 अलग अलग राह पर चल निकले हैं, या
योगी जी जो कि चुनाव में जाने वाले हैं, यानी उनकी पार्टी चुनाव में जाने वाली है, उनके अंदर खाने में ही सब कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। जरा समझना चाहूंगा, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव पे बाद में आएंगे। प्रियंका गांधी ने बहुत कुछ बोला है, वो भी समझना है, लेकिन आवेश जी सबसे पहले ये समझना चाहता हूं कि वरुण गांधी और स्वतंत्र देव सिंह, इन दोनों के बयान क्या मायने रखते हैं? ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है, स्वतंत्र देव सिंह ने जो कहा वह साफ बताता है, बिल्कुल स्पष्ट है कि केंद्रीय नेताओं और जो उत्तर प्रदेश भाजपा है, जिसमें कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह हैं, जिसमें वरुण गांधी जैसे सांसद हैं, एक स्पष्ट विभाजन रेखा खिंच गई है भारतीय जनता पार्टी में। एक तरफ योगी, एक तरफ मोदी, यह अब साफ नजर आने लगा है। स्वतंत्र देव सिंह ने जो आज बयान दिया है, उस बयान को जब हम सुनते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि जो गृह राज्य मंत्री है देश के, अजय मिश्रा, जिनके पुत्र आशीष मिश्रा मोनू की गिरफ्तारी हो चुकी है, घटना के तत्काल बाद गृह मंत्रालय जाते हैं, जाके अमित शाह से मुलाकात करते हैं, उसके अलावा भाजपा के तमाम नेताओं से मुलाकात करते हैं और उनसे कोई इस्तीफा नहीं लिया जाता है। इस देश का गृह राज्य मंत्री कल सवेरे तक अपने पुत्र को निर्दोष बताता है। वैसे में स्वतंत्र देव सिंह का यह बयान कि हम फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलना जो है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यह साफ देखा जाना चाहिए कि अब उत्तर प्रदेश चुनाव में जो भाजपा लड़ेगी वह कैसे लड़ेगी, ये सोचने का सवाल है। क्या वह शाह और नरेंद्र मोदी और नड्डा के तौर तरीकों से लड़ेगी चुनाव, या फिर योगी आदित्यनाथ के तौर तरीकों से लड़ेगी चुनाव? जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, मेरी अपनी सूचनाएं हैं, यह बात बिल्कुल साफ है कि स्वतंत्र देव सिंह योगी आदित्यनाथ के जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनाथ सिंह हो गए, आपके वो क्या नाम है उनका, जो केशव प्रसाद मौर्य हो गए, और तमाम नेता जो हैं, ब्रजेश पाठक हो गए। दरअसल ये तो सब कोई पूरा देश जानता है कि पिछले 8-10 महीनों से, साल भर, 1.5 साल से एक लगातार एक चल रहा है कि बीच में भीतर घात चल रहा है। योगी की कुछ लोग योगी की तरफ है, कुछ लोग योगी की तरफ नहीं है। लेकिन जहां तक प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव का सवाल है, मैं जानता हूं इस बात को कि वो योगी आदित्यनाथ जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, वैसा बोलेंगे। आज अल्पसंख्यक सम्मेलन में जो बात उन्होंने कही, वह बात सिर्फ स्वतंत्र देव सिंह की नहीं है, वह बात योगी आदित्यनाथ की भी है। यह संभव है कि योगी आदित्यनाथ किसी ट्वीट में, या योगी आदित्यनाथ का कल बयान आया था कि जब तक कोई बात जिसको लेकर के उनकी आलोचना भी हुई कि जब तक कोई आरोपी ने बिना केवल आरोप पे हम किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक कि साबित ना हो जाए। लेकिन शाम तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने आशीष को गिरफ्तार कर लिया। आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री चाह जाए, गृह राज्य मंत्री साफ चाहते थे, गृह मंत्री देश के साफ चाहते थे, प्रधानमंत्री साफ चाहते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साफ चाहते थे कि अजय मिश्रा की बर्खास्तगी या उनका इस्तीफा न लिया जाए और आशीष की गिरफ्तारी न हो, ये बात साफ समझ में आ रही थी, देश की जनता देख रही थी। लेकिन शाम ढलते ढलते जो परिदृश्य बदला है उत्तर प्रदेश में, यह साफ समझ में आता है कि योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे के पूरे हथियार, जो कहते हैं अपना असलहा खाना, खोल दिया है। दरअसल ये बात समझना पड़ेगा राजीव जी, योगी आदित्यनाथ के ऊपर संकट बड़ा गहरा है। यह आप समझ सकते हैं कि लखीमपुर कोई खीरी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है, लखनऊ से सटा इलाका है। जब वहां पर पब्लिक इतना ज्यादा उनका विरोध कर रही है, आज प्रियंका गांधी की सभा बनारस की आप देखिए जैसी भीड़ थी, मायावती की आज रैली हुई है उसकी सभा की भीड़ देखिए, अखिलेश यादव की सभा की भीड़ देखिए, यह साफ समझ में आ रहा है
कि योगी आदित्यनाथ की अपनी पोजीशनिंग जो है, पॉलिटिकल पोजीशनिंग, वो अच्छी नहीं है फिलहाल जिस तरह की चीजें चल रही हैं। दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी की घटना के बाद किसान जैसे आंदोलित हैं, यह बात योगी आदित्यनाथ समझ रहे हैं कि अगर अभी चुप रहा गया तो उसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। फिलहाल वो बीजेपी के नेतृत्व के खिलाफ खुल के नहीं आ सकते, लेकिन तमाम तरह की राजनीति हो रही है। अब वो साफ दिखाई दे रही है। स्वतंत्र देव के बयान ने साफ बता दिया है कि मोदी और योगी के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींच गई है और वह विभाजन रेखा पूरी की पूरी सतह के ऊपर आ गई है। दूसरी चीज, जहां तक वरुण गांधी का सवाल है, वरुण गांधी लगातार मुखर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। अब विकल्पहीनता की स्थिति है उनकी और मेनका जी को लेकर के, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 1-2-4 माह के अंदर अंदर कुछ नई चीजें दिखने, 2 माह के अंदर अंदर कुछ अलग चीजें देखने को मिलेगी। अगर वरुण गांधी और मेनका भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके किसी अन्य दल का हाथ पकड़ लेते हैं तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और एक बात स्पष्ट है, मेनका का तो नहीं जानते, लेकिन वरुण गांधी के जाने से, बीजेपी छोड़ने से बीजेपी का नुकसान होगा, यह बात सच है। बीजेपी का नुकसान होगा जब वरुण गांधी बीजेपी छोड़ेंगे, क्योंकि वरुण गांधी के कुछ बयान आप याद कीजिए, और वो फायर ब्रांड नेता के रूप में बीजेपी में माने जाते रहे, लेकिन आज बीजेपी से वो हाशिए पर हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे बनारस से, वाराणसी से अमित मौर्य जी। अमित मौर्य जी अचूक संघर्ष के संपादक हैं। अमित जी, आपका स्वागत करता हूं। और एक बार अमित जी के पास आने से पहले बनारस से जुड़े हुए हैं, बनारस में क्या कुछ चला आज दिन भर? जबरदस्त भीड़ थी, और क्या थी, कितनी थी, किसान कितने आए, नौजवान कितने आए, सब अमित जी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से सुनते हैं जो साथी बाद में जुड़े हैं हमारे साथ, कि आज प्रियंका गांधी ने जब भाषण देना शुरू किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, उसका कुछ अंश आपको सुनाते हैं। फिर से सुनिए प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं बनारस से। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी। जब मैंने रात में वहां जाने की कोशिश की तब हर सड़क पे पुलिस थी, मुझे रोकने की कोशिश की, तमाम पुलिस के घेरे थे, नाकाबंदियां थी। जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनके घरों में उन्हें नजरबंद किया गया, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं निकला। अपराधी के घर में उन्होंने निमंत्रण भेजा कि आप आकर हमसे बात करिए। आपने किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में या इस देश के इतिहास में आपने कभी ऐसा देखा है कि एक आदमी 6 किसानों को कुचल दे, 6 लोगों की हत्या कर दे और उसको पुलिस निमंत्रण दे रही है कि आइए हमसे बात करिए? आपने कहीं ये देखा है? बताइए। बहुत गंभीर सवाल करती हुई प्रियंका गांधी यहां दिखाई दे रही हैं। लेकिन अमित मौर्य जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर ये जो किसान न्याय यात्रा की जो शुरुआत हुई है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से, और इसमें जो भीड़ कही जा रही है, आप ज्यादा अच्छे से देखे होंगे, समझते होंगे, और हम लोगों तक जो खबर है और खासकर जो फोटोग्राफ्स हम लोग देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, और अभी ही जो इस वीडियो में भी हम देख रहे हैं कि पीछे जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे ओवरऑल, क्या ये एक चुनौती, और खासकर लखीमपुर खीरी के बाद प्रियंका गांधी जिस प्रकार से उभर करके आती हुई, यानी कि कांग्रेस को उभारती हुई नजर आ रही हैं, उसके लिए आज का जो ये सम्मेलन था कांग्रेस का, वो महत्वपूर्ण सम्मेलन था। और उसके साथ साथ ये सवाल भी है कि कितनी चुनौती है कांग्रेस की तरफ से, जबकि ये संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, बनारस। निश्चित रूप से आज प्रियंका गांधी की जो रैली थी, एक ऐतिहासिक रैली थी बनारस में, और नरेंद्र मोदी की रैली से कम भीड़ नहीं थी प्रियंका गांधी की। और प्रियंका गांधी काफी जोश और उत्साह से भरी हुई थी। लखीमपुर खीरी घटना के साथ साथ उन्होंने उम्भा कांड, हाथरस कांड और भी अन्य घटनाओं पर प्रकाश डाला। और प्रियंका गांधी के रुख से निश्चित रूप से योगी सरकार बैकफुट पे है,
और लखीमपुर खीरी की जहां तक घटना की बात है, ये बहुत ही निंदनीय घटना हुई। लेकिन हमने एक खबर छापा था कि जब देश के गृह मंत्री ही तड़ीपार हैं तो किसी से न्याय की उम्मीद क्या की जा सकती है। जब अपराधी ही गृह मंत्रालय को चलाएंगे तो न्याय की उम्मीद करना यहाँ बेमानी है। आज प्रियंका गांधी और यहाँ पर उपस्थित, आपने पूछा था सवाल कि कितने नौजवान थे, कितने किसान थे, यहाँ पर हर वर्ग की भीड़ थी। और ये बनारस के अलावा और जनपदों से भी लोग प्रियंका गांधी को देखने व सुनने आए थे। और प्रियंका गांधी का जो उद्बोधन था, मां शक्ति की आराधना से उन्होंने शुरुआत की और अन्नपूर्णा मंदिर गई और विश्वनाथ जी गई। तो कहीं न कहीं जो भाजपा धर्म का प्रोपेगेंडा करती है, तो भाजपा के ही हथियार से उन्होंने भाजपा को घेरने का काम किया। एक सवाल और भी है अमित मौर्य जी। सवाल यह है कि किसानों की सभा, यहां कहा जा रहा है कि किसान भी जबरदस्त भीड़ थी किसानों की, और जबकि किसान आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो लगातार उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के नेता हैं वो ये कहते हैं कि किसान आंदोलन का प्रभाव ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और पूर्वांचल जो है वहां पर किसान बिल्कुल ही अलग अलग ढंग से अपने अंदाज में काम कर रहे हैं, उनको इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। आज जबकि वहां किसानों की संख्या भी काफी थी, वहां क्या आपने, मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूंगा, आपने सुना क्या, किसान आंदोलन को लेकर के भी चर्चा हुई क्या, और किसान आंदोलन को लेकर के आपके पूर्वांचल में क्या कुछ कह रहे हैं किसान भाई जो हैं, वो क्या कुछ कहते हैं, ये जरा आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, किसान आंदोलन से पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव पर फर्क पड़ेगा। भाजपा का जो तानाशाही रवैया है किसानों के प्रति, किसान चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बनारस का हो, चाहे पूर्वांचल का हो, किसान तो किसान है। और इस सरकार में किसान, मजदूर, बेरोजगार, यहां तक कि जो भी आवाज उठाता है उसका जवाब सिर्फ लाठी और जेल है इस सरकार के हिसाब। पूर्वांचल में भी बनारस हो, जहां पर ये सभा हो रही थी, वो ग्रामीण परिवेश क्षेत्र भूमि है, और वहां भी लोग जो है किसान आंदोलन की चर्चा पूरे, जो दिल्ली की आवाज गूंज रही है वो पूरे प्रदेश में गूंज रही है। तो यहाँ पर भी जो सभा हो रही थी तो उसमें भी किसान आंदोलन की खूब चर्चा हो रही थी कि किसानों के साथ जिस तरह से 3 कानून, काले कानून लाकर खिलवाड़ किया जा रहा है, किसान भी इसका इंतजार कर रहा है। वो इसका जवाब 2022 में बटन पर अपना अंगूठा दबाकर देगा। बस यही मेरा कहना है इस पे जो है। बिल्कुल, और आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। इस पूरे मसले में देख रहे हैं हम कि एक तरफ जैसे प्रियंका गांधी हैं, और खासकर एक सॉफ्ट हिंदुत्व की बात भी हम देख रहे हैं, प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो। अब एक चीज तो यहां साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी की काट के लिए इधर जो विपक्षी दल हैं, आज अखिलेश यादव भी भागवत गीता से लेकर के ऋग्वेद तक की बात करते हुए नजर आए सहारनपुर में, और इधर प्रियंका गांधी अलग अलग मंदिरों में जाती हुई दिखाई दी। और लेकिन दूसरी तरफ वरुण गांधी को देखिए, और फिर स्वतंत्र देव सिंह का जो बयान है वो भी देखिए। तो एक घिरी हुई, हालांकि सवाल के साथ में आया था आवेश जी के पास में, लेकिन एक घिरी हुई बीजेपी दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में। और शायद पिछले 4.5 साल या 4.25 साल कह लें, जब से इनकी सरकार आई है तब से लेकर के ये पहला मौका है जब टोटली बैकफुट पर नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। क्या कहेंगे ओवरऑल, और खासकर आज जब संसदीय क्षेत्र वाराणसी जो प्रधानमंत्री का है, जिसको क्योटो बनाने का वादा उन्होंने किया था, और उस क्षेत्र में अगर ललकारती हुई दिखाई दे रही हैं प्रियंका गांधी, जिन्हें यानी कि कांग्रेस को, प्रियंका ही नहीं मैं कहूंगा कांग्रेस को बिल्कुल किनारे करती हुई और चौथे नंबर की पार्टी के ढंग से देखती हुई यहां बीजेपी दिखाई दे रही थी। लेकिन अब कितनी चुनौती देती हुई नजर आ रही हैं प्रियंका गांधी, कांग्रेस, और उसके साथ साथ उनके ही लोग जो अंदर खाने से आवाज उठा रहे हैं। देखिए राजीव जी, एक तो ये है कि जो भाजपा का फर्जी हिंदुत्व है उसकी पोल खुल गई है, और योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच जो चल रहा है उठा पटक, अब वो दोनों स्वीकार भले ही ना करें, लेकिन दुनिया जानती है, देश जानता है, मीडिया जानता है, जनता जानती है कि इनके बीच जो कुछ चल रहा है उसमें इनकी पोल और खुलती जा रही है, दोनों की खुलती जा रही है। और ये साफ होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ना हिंदुओं से कोई मतलब है, और इनका हिंदुत्व जो शुद्ध फर्जी है। तो ये तो बात सामने आ गई।
ऐसा कैसा हिंदुत्व है जो किसानों को जो है आतंकवादी घोषित कर दे? ये इनका यही हिंदुत्व है क्या? फॉर्च्यूनर से जो है आप किसानों को रौंद दे, यही हिंदुत्व है? मनीष गुप्ता की पुलिस जो है पीट पीट की हत्या कर दे, यही हिंदुत्व है? और मुझे लगता है कि यही सवाल जो है स्वतंत्र देव सिंह भी उठा रहे हैं। अब स्वतंत्र देव सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कब तक रहेंगे उत्तर प्रदेश के, अब ये देखने वाली चीज है। उन्होंने जिस तरीके से बोल दिया है तो ये तो सीधे सीधे उन्होंने जो है मोदी जी के ऊपर सवाल उठा दिया है। अब देखिए, अब झगड़ा क्या होगा? अभी तक तो ये था कि यूपी के टिकट जो है वो सब मोदी जी बांटेंगे, लेकिन अब अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह। अमलेंदु जी, स्वतंत्र देव सिंह जी ने जो कहा है, जो साथी हमारे बाद में जुड़े हैं, एक बार फिर से मैं सुनाना चाहूंगा कि स्वतंत्र देव सिंह ने कहा क्या है, और उस बयान को जरा सुन ले। स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं और अपनी ही पार्टी को कैसे घेरते हुए नजर आ रहे हैं, जरा देखिए। और ये भी तब जबकि लखीमपुर की घटना अभी अभी घटित हुई है, 3 अक्टूबर की बात है। और कल रात को मंत्री साहब यानी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र मोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जरा सुन लेते हैं, फिर अमलेंदु जी आप अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को चलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं, यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा होता है। इसलिए पार्टी में काम करते हैं, यह नहीं कि मोहल्ले वाले आपके शक्ल से छिप जाए। मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को चलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं, यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा होता है। इसलिए पार्टी में काम करते हैं, यह नहीं कि मोहल्ले वाले आपके शक्ल से छिप जाए। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह जी, और खासकर अपनी ही पार्टी के नेताओं को समझा रहे हैं। एक कहें तो उनको पहले से आगाह कर रहे हैं कि भाई साहब, अगर आपको राजनीति करनी है, नेतागिरी करनी है, तो नेतागिरी का मतलब समझ लो। यानी नेतागिरी का मतलब समझाते हुए नजर आ रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह जी। और यही बात कह रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी कि अब इसके बाद क्या स्वतंत्र देव सिंह जी की कुर्सी बची रहेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। अमलेंदु जी, सीधे आपके पास, आप अपनी बातों को आगे बढ़ाइए। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि ये कहने के बाद अगर स्वतंत्र देव सिंह की कुर्सी बची रहती है उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, तो मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति है, अंदरूनी लड़ाई है, वो और खुलकर सतह पर आएगी। क्योंकि अभी तक समझा यह जा रहा था कि ठीक है, योगी जी को नहीं हटा पा रहे तो टिकट मोदी जी सब बांटेंगे यूपी के, क्योंकि नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन अब होता यह है कि जो सिंबल होता है उस पर प्रदेश अध्यक्ष के भी दस्तखत होते हैं, तो अब जाएगा तो प्रदेश अध्यक्ष के ही उससे सिंबल से सब कुछ जो कुछ होगा। तो अब ये भी साफ हो गया है कि यूपी का चुनाव जो है वो मोदी जी और अमित शाह जी जो है वो हैंडल नहीं करेंगे, अब योगी जी ही हैंडल करेंगे। और जो ये चर्चा थी कि योगी जी के लोगों के टिकट काट दिए जाएंगे और मोदी जी और शाह जी के लोग जो वो सब अपना टिकट बांटेंगे और चुनाव वो करेंगे, तो अब ये नहीं हो पाएगा। ये भी आज जो है स्वतंत्र देव सिंह के बयान से ये साफ साफ स्पष्ट संदेश जो है वो मोदी जी को पहुंच गया है। तो अब ये लड़ाई जो है ये और तेज होगी, और जैसे जैसे ये लड़ाई तेज होगी वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की कलह जो खुलकर के सतह पे आएगी। मैंने आपसे कल या परसों जो था अपने इसी कार्यक्रम में मैंने कहा था कि मुझे योगी जी से बहुत आशाएं हैं कि वो न्याय और कानून की बात करते हैं और वो न्याय और कानून का सम्मान करेंगे। वो जिस तरीके से बुलडोजर चलवा देते हैं और जिस तरीके से घर गिरवा देते हैं, एनकाउंटर करवा देते हैं अपराधियों के, तो वो निश्चित तौर पर ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे। और देखिए उन्होंने थोड़ा सा एक जो है बानगी उन्होंने दे दी है कि अपराधी को पकड़वा दिया मोदी को, और दूसरा अपराधी को वो देखिए निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि वो दूसरा अपराधी जो चूंकि थोड़ा बड़ा है तो लेकिन वो कब तक बड़ा रहेगा अब ये है। तो उस अपराधी का भी जो है हश्र होना है बिल्कुल, मतलब योगी जी उस अपराधी को भी बख्शेंगे नहीं। मुझको ऐसी आशा है, ऐसी उम्मीद है, मैं योगी जी को लेकर के बहुत ज्यादा आशान्वित हूं कि योगी जी जो है अपनी पुरानी बातों का बिल्कुल निश्चित तौर पे मान रखेंगे। तो ये सब चीजें आगे चलेंगी और बहुत आगे बढ़ेंगी। तो ये सब जो भी कुछ चल रहा है इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर, ये कुल मिलाकर के जो है भारतीय जनता पार्टी की जो असली नीति है, उसका असली चेहरा है, जो उसका असली चाल चरित्र चेहरा है,
वो सामने ला करके रख रही है, और इनका फर्जी हिंदुत्व जो है और इनकी हिंदू विरोधी गतिविधियां जो हैं वो बिल्कुल सामने एकदम से आ रही हैं। और ये जो अब जो कोशिश कर रहे हैं कि साहब वो ब्राह्मणों का नेता है टेनी, तो वो किसी ब्राह्मण का नेता नहीं है। यहाँ दो ब्राह्मण तो बैठे ही हैं, एक हम और एक आवेश तिवारी, हमारा नेता तो नहीं है, फिर किस ब्राह्मण का नेता हो गया टेनी? किसी ब्राह्मण से पूछा था टेनी को बताते समय कि ये ब्राह्मणों का नेता है? अरे अपराधी हो सकता है ब्राह्मणों का, नेता नहीं हो सकता ब्राह्मणों का। तो ऐसे जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे अपराधियों को ब्राह्मणों का नेता घोषित कर देगी, और ब्राह्मणों की खूबसूरती क्या रही है? ब्राह्मणों की जो 5000 साल की लंबी परंपरा है कि उन्होंने शस्त्रों को अलग रखा, शास्त्रों की बात की उन्होंने। तो शास्त्र जो है वो उनके साथ रहे हैं, और कोई भी हथियारबंद आदमी जो है, कोई भी गुंडा अपराधी जो है, कभी ब्राह्मणों का नेता नहीं रहा 5000 साल के इतिहास में। तो भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों का नेता जो किसी अपराधी को कैसे घोषित कर देगी? तो यही इनका फर्जी हिंदुत्व जो है ये सामने खुल करके आ रहा है, और ये चीजें आगे बढ़ेंगी राजीव जी। लेकिन यहां जब ब्राह्मणों की बात आप कर रहे हैं तो स्वतंत्र देव सिंह और अजय विष्ट जो हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ, ये सब जानता, और जिस प्रकार से ब्राह्मण बनाम ठाकुर की जो लड़ाई चल रही है उत्तर प्रदेश में, तो क्या ये लड़ाई यहाँ सामने दिखाई दे रही है कि एक साइड जो है, आवेश जी थोड़ा आपके पास आना चाहूंगा, कि एक साइड हम देख रहे हैं कि अजय कुमार मिश्र टेनी साहब हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह जी कह रहे हैं, फॉर्च्यूनर की बात कर रहे हैं, और उस काफिले में फॉर्च्यूनर था, आगे था थार और उसके पीछे फॉर्च्यूनर, ये गाड़ी थी। तो ये उस फॉर्च्यूनर और उस फॉर्च्यूनर के बहाने ब्राह्मणों को अलग करने की कोशिश तो नहीं है। खैर, ये एक दूसरे ढंग का सवाल है, आप जवाब देंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि लखीमपुर को लेकर के आवेश जी अलग अलग ढंग से अब बात जो चल रही है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी और उनके ऊपर शिकंजे की बात चल रही है। और इसको लेकर के चाहे किसान नेता हो, राकेश टिकैत से लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा के लोग जो हैं वो, और उसके अलावा प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, या विपक्ष के अन्य नेता हो, सब कह रहे हैं और सबकी डिमांड यही है कि नेताजी जो हैं, यानी मंत्री साहब जो हैं, वो बर्खास्त हों। लेकिन बर्खास्तगी हो तो कैसे हो? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और गृह राज्य मंत्री का बेटा जो है वो अभी सलाखों के पीछे है, और इसके बाद अगर ऐसे ही अगर देखा जाए तो खुद ब खुद उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, ताकि इस जांच में किसी भी तरह की अड़चन ना आए, क्योंकि रसूखदार पिताजी हैं। और यहां तो साफ दिखाई दे रहा है कि उधर से कुछ भी बात नहीं हो रही है। लेकिन एक बात उन्होंने कही थी आवेश जी, कि अगर मेरा बेटा इसमें कहीं किसी भी तरह से लिप्त पाया जाता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब इस पूरे बयान को लेकर के, इस पूरे मसले को लेकर के आप इसको किस ढंग से देखते हैं, किस रूप में देखते हैं, जरा विश्लेषण कीजिए। जी एक चीज बताऊं राजीव जी, जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है, लोगों दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि जब अटल जी की सरकार थी, उस वक्त अटल जी के सरकार में अजय मिश्र टेनी का जो पूरा गुंडई का वातावरण था, वहां पे पूरा खेरी में जिस तरह से आतंक इन्होंने मचाया था कि पीएमओ को, गृह सचिव उत्तर प्रदेश को पत्र लिखना पड़ा था इस आदमी को तत्काल गिरफ्तारी कर सुनिश्चित की जाए। लेकिन उस वक्त भी कार्रवाई नहीं हुई थी। नेपाल में जो कहा, तमाम आरोप उनके ऊपर लगते हैं कि ये तस्करी का काम करते थे, डीजल बेचने का काम करते थे, बड़े पैमाने पर रंगदारी वसूली जाती थी। यह सच्चाई है, इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरी चीज, जो इनके ऊपर तमाम मुकदमे कायम है पहले से, वह बताता है कि कितने बड़े अपराधी ये रहे हैं। अब यह सच है कि ब्राह्मणों को साधने के लिए इनको टिकट तो दे दिया गया, चुनाव भी जीत गए। मुझे नहीं लगता जो अजय कुमार मिश्र ने कहा है कि हम इस्तीफा दे देंगे अपने बेटे की गिरफ्तारी की, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि लखीमपुर खीरी में उनका जो वर्चस्व है वो तभी तक है जब तक वो मंत्री है। भाई चिमियानंद भी एक वक्त गृह राज्य मंत्री थे, स्वामी चिमियानंद ही नाम था ना, जो पकड़ाए थे उसमें। क्या अस्तित्व रह जाता है जब पद नहीं रहता है? तो
हम लोग साफ दृष्टि को देख रहे हैं। यह बात अजय कुमार मिश्रा भी जानते हैं कि अगर उनके पास उनसे पद छिन गया, अगर उससे वो इस्तीफा ले लिया गया तो उनकी ताकत जो है वहां पे खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज आवेश जी, एक मिनट, आपके शायद फोन से कुछ और आवाज आ रही है, ताकि एक अलग से आवाज आ रही है, अगर देख लीजिए, अगर कोई एक सेकेंड नहीं, देखिए अब आवाज आ रही है। हाँ, अब साफ है जी। अब मैं ये कह रहा हूं कि यह बिल्कुल निश्चित है कि अगर अजय कुमार मिश्र, मुझे तो बहुत डर लग रहा था, कहना नहीं चाहिए, कि जिस वक्त वो उनका बेटा अदालत पुलिस के पास ले जा रहा था, जिस तरह से किसान बौखलाए हुए, रोज लखीमपुर में शाम को इंटरनेट का कनेक्शन खत्म कर दिया जा रहा है, जिस तरह से पूरी जनता उद्वेलित है, जिस तरह से वहां पे कोशिश की जा रही है कि ब्राह्मण बनाम सिख हो जाए या हिंदू बनाम सिख हो जाए, खीरी की स्थिति लगातार संवेदनशील बनी हुई है। देश का गृह मंत्रालय जो है खतरों से खेल रहा है कि अजय कुमार मिश्र तेजी से इस्तीफा अब तक नहीं लिया गया। अभी तात्कालिक तौर पर जरूरत थी कि खीरी में सौहार्द का वातावरण बनाया जाए, कोई भी कोशिश करके, किसी भी किस्म की कोशिश करके, और इसके लिए अजय कुमार मिश्रा की इस्तीफे की बहुत जरूरत थी। मुझे लगता है कि यह कोशिश योगी आदित्यनाथ ने भी की होगी, स्वतंत्र देव सिंह अंदर की जो बात है, उन लोगों ने जरूर इस बात की कोशिश की होगी कि अजय मिश्रा का इस्तीफा हो जाए। लेकिन यह सच है कि गृह मंत्री हमारे अमित शाह, नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि अजय कुमार मिश्रा इस्तीफा दें। यह बात दर्शक भी जानते हैं, अब तो बात खुल के आ गई है सामने कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उस दिन बिना चीफ मिनिस्टर के मना करने के बावजूद, इंटेलिजेंस की सूचना के बावजूद कि खतरा है, ये खीरी गए। अजय कुमार मिश्रा ने सीधे केंद्र में नड्डा से और अमित शाह से ऑर्डर लेकर के वो वहां पर अपने घर पे कार्यक्रम कराने ले गए, जबकि वो जानते थे कि स्थिति खराब हो जाएगी, हेलीकॉप्टर न उतरने देने के लिए किसान आमादा है। अरे भाई, किसकी ताकत के, किसके जोर पे तुम बोल रहे थे, किसके जोर पे? अब आप सोचिए कि अगर एक देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ियां चढ़ा देता है, फॉर्च्यूनर चढ़ा देता है, थार चढ़ा देता है, उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? वह जानता होगा, कहीं ना कहीं से वो सोच रहा होगा कि उसके पिता इतने शक्तिशाली है कि हम यह भी कर गुजरेंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहीं ना कहीं से वह सोच रखा होगा कि किसानों पर अगर हम कुचल देंगे तो भारतीय जनता पार्टी खुश हो जाएगी, मोदी खुश हो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ खुश हो जाएंगे। ये बेहद खतरनाक बात है। इस्तीफा तो उसी रोज, उसी वक्त हो जाना चाहिए था। इस्तीफे की बात छोड़िए, अटल जी होते, प्राइम मिनिस्टर बर्खास्त कर दिए होते, लेकिन मोदी खामोश, चुपचाप। शर्म की बात है। हिंदुस्तान जैसे लोकतंत्र में जो कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जिसका पाठ पढ़ के मोदी अभी अमेरिका से लौटे हैं, कमला हैरिस ने भी पढ़ाया, बिडेन ने भी उनको गांधी की बात की, अमेरिका से लौटते हैं प्रधानमंत्री और तत्काल ऐसी घटना घट जाती है, लेकिन देश का प्राइम मिनिस्टर खामोश है। क्या प्रधानमंत्री को लखीमपुर खीरी नहीं जाना चाहिए था? क्या योगी आदित्यनाथ को लखीमपुर खीरी नहीं जाना चाहिए था? स्वतंत्र देव सिंह को, जेपी नड्डा को नहीं जाना चाहिए था? सोचिए कहां पर देश है। इस देश का गरीब, मजलूम, किसान, अल्पसंख्यक, दलित कहां है? जहां तक ब्राह्मणों की बात आप कर रहे थे कि ब्राह्मणों का ये ब्राह्मण वर्सेज राजपूत, देखिए एक बात बताऊं, उत्तर प्रदेश के सवर्णों के साथ एक समस्या है। वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कायस्थ हो, ये बिहार में भी है, भूमियार हो चाहे, या अपनी अपनी जाति को लेकर के इतने अधिक रिजिड हैं, इलास्टिसिटी गायब है कि कोई भी नुकसान भी सहने को तैयार है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी जाति, अपने धर्म को लेकर के इतने कठोर हो जाते हैं कि हम बड़ा से बड़ा नुकसान सहने को भी तैयार रहते हैं। तो कहीं ना कहीं से यह बात, देखिए भाई,
अब आप तो सोचिए कि उत्तर प्रदेश में, जैसे कि हमने आपके कार्यक्रम में भी पहले चर्चा की थी कि तमाम जिलों में जिस तरह से राजपूत थानेदार, राजपूत एसपी, राजपूत कलेक्टर नियुक्त किए गए हैं, पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश का हाल है कि तमाम ठाकुरों को अलग अलग जो भी बड़े पद थे वो उन पर डाल दिया गया, और ब्राह्मणों की लगातार अनदेखी की गई, वैश्यों की अनदेखी की गई, तमाम भूमिहारों की अनदेखी की गई, पिछड़ों, दलितों और संख्यकों की तो की जा रही थी। भाई उसका गुस्सा तो लोगों में है, लेकिन आप यह भी तो सोचिए कि योगी आदित्यनाथ को ठाकुरों का नेता कहा जाता है। लोग कहते हैं कि ठाकुरों के नेता हैं। अब योगी आदित्यनाथ उससे बचकर कहां से रहेंगे, कैसे बचेंगे? और अब तो मोदी ने ऐसा फंसा दिया है कि ये योगी आदित्यनाथ को ना तो उगलते बन रहा है, ना तो निगलते बन रहा है। ब्राह्मण विरोधी तो घोषित हो गए, पहले से थे। इस घटना आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद और हो गए, और अजय मिश्रा अगर इस्तीफा दे देंगे तो उसका भी असर योगी आदित्यनाथ पर पड़ेगा। देखिए, यह बात पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूं, मोदी के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, मोदी जी के लिए योगी आदित्यनाथ का हारना महत्वपूर्ण है। अगर देश में दरअसल है क्या कि योगी नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बात को जानते हैं कि अब 15-20 सालों तक देश में राज करना है, वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे तो भविष्य के गर्त में है, वह तो विपक्ष जाने, देश की जनता जाने। लेकिन एक सोच है ये इन दोनों की कि अगर 15-20 साल तक राज करना है या लंबे समय तक करना है तो योगी जैसे जो कंटक है उनको पहले दूर करना चाहिए। वह जानते हैं कि बीजेपी में सेकंड लाइन का कोई नेतृत्व खड़ा नहीं होना चाहिए। नड्डा जैसे व्यक्ति को ही देश का भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। वह जानते हैं कि देश का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जैसा व्यक्ति ही होना चाहिए। उनको पता है जो तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के अपने जो संगठन उनके अपने वो है, उसमें शाखाएं हैं, उनमें वो हर जगह ऐसे लोगों को नियुक्त करते हैं जो जानते हैं कभी उनके लिए चुनौती न खड़ा करें। योगी आदित्यनाथ बड़ी चुनौती बने हैं। तो सामने भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति है, वह किस घातक, क्रूर और कितनी बड़ी साजिश लेके आ रही है, उसका एक बड़ा परिणाम आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है स्वतंत्र देव सिंह के बयान में, आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी में, और आगे आगे देखते जाइए क्या हो रहा है। कल को योगी आदित्यनाथ गुस्से में कोई बड़ी बात मोदी जी के खिलाफ ना कर दे, शक्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि यहां सीधी, मतलब आपकी बातों को अगर समझा जाए तो साफ है कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों दो दिशा में चल रहे हैं, और इसका परिणाम क्या होगा ये आने वाले समय में हम लोगों को देखने मिल सकता है। जनता के हाथ में है कि वो किसको वोट दे, किसको जिताए, किसको हराए, लेकिन सियासत की जो बिसात है उस पर दो अलग अलग पार्टियां जो हैं, एक ही पार्टी के दो अलग अलग खिलाड़ी आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई सफेद प्यादे से तो कोई ब्लैक यानी कि काले प्यादे से। खैर, यानी कि मोदी और योगी क्या दोनों की दिशा दो हो गई है, अलग अलग हो गई है, ये समझेंगे आने वाले समय में भी, और कई बार ये चर्चा होगी। लेकिन साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे बनारस से अमित मौर्य जी। अमित मौर्य जी ने चूंकि बनारस में रहते हैं और संसदीय क्षेत्र है, और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है तो हाई प्रोफाइल एरिया है, वो सिटी जो है उसमें बहुत कुछ तब्दीली होनी थी, हो गई, नहीं हुई। अमित जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से बताएंगे, और जो लोग हमारे साथी जुड़े हुए हैं वहां से बनारस से, वो भी आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन आज जब प्रियंका गांधी बनारस से हुंकार भर रही थी, मोदी और योगी सरकार को ललकार रही थी, तो उस बीच और उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट कहा जाता है वो जरा समझना चाहूंगा अमित मौर्य जी आपसे कि क्या ये जो आज की रैली थी, इस रैली के बाद अब प्रियंका गांधी वहां से आ चुकी हैं, रैली समाप्त हो चुकी है, अब वहां की जनता के बारे में थोड़ा सा समझना चाहूंगा। आप लोगों की बात होती भी होगी लोगों से, लोग क्या कह रहे हैं, और खासकर प्रियंका गांधी को लेकर के राजनीतिक रूप से कितना कांग्रेस को उसका बेनिफिट होगा, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं। मैं
फोकस्ड वे में प्रियंका गांधी की राजनीति को, और वो भी बनारस में, लोग क्या कह रहे हैं ये समझना चाहता हूं आपसे। आज की रैली के बाद जो है चाय की अड़ियों पर जो है, जो मशहूर है राजनीतिक चर्चाओं के लिए, तो आज बनारस के जितनी भी चाय की अड़ी है सब पर जो है राजनीतिक चर्चा प्रियंका गांधी के जो जोश, जिस जोश में लबरेज दिखाई दे रही थी, और जैसा उनका भाषण था, अपने भाषण में उन्होंने जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दोनों तरफ से घेरा है, उसकी चर्चा बनारस की जनता में जरूर की जा रही है। और जहां तक मैं आपको बता दूं कि बनारस की पहचान जो है, नरेंद्र मोदी का दूसरा टेन्योर है बनारस में, लेकिन बनारस पूरी तरह सड़क और सड़कों के मामले में बनारस पूरी तरह से फेल है। यहाँ डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। आप पूरे बनारस में घूम जाइए, दिन भर पूरा जाम है। यहाँ एक कहावत हो गई है कि सुबह बनारस, शाम बनारस, दिन भर लगता जाम बनारस। आपको कहीं भी जाना है, कोई रोड प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है। जब कोई वीआईपी आता है तो डंडा खदेड़ के ट्रैफिक को शांत कर दिया जाता है, तो लगता है कि नहीं, बनारस में ट्रैफिक नहीं है। लेकिन उसके बाद जो ही वीआईपी मूवमेंट खत्म हो जाती है, पूरी बनारस पूरा जकड़न है। कोई बनारस के लिए विशेष विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं है। बनारस की जनता के लिए नरेंद्र मोदी सिर्फ एक चेहरे हैं। बनारस के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। बस केवल डीपीआर बनता है, अखबार में छप जाता है कि ये होगा, वो होगा, आज ये दूसरा टेन्योर हुआ। बनारस की जनता पूरी तरह से नरेंद्र मोदी से ठगी हुई है। और जहां तक प्रियंका गांधी की बात आपने कहा, तो निश्चित रूप से मैं ये बनारस मूल रूप से आवेश जी बड़े भाई हैं, वो उनको पता है कि ये बनारस में सुबह शाम चाय की अड़ियों पर राजनीतिक चर्चा होती रहती है। तो आज नहीं, कम से कम ये प्रियंका गांधी की राजनीतिक चर्चा कम से कम हफ्तों भर चलेगी बनारस में, कि प्रियंका गांधी ने ये कहा, प्रियंका गांधी ने वैसे कहा। और खाटी बनारसी भाषा में लोग इस पर चाय की चुस्कियों पर बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। आज मैं बैठा था पचकोसी पर एक चाय की दुकान पर, वहां भी प्रियंका गांधी की चर्चा खाटी देहाती अंदाज में लोग कर रहे थे कि कुछ भी हो, प्रियंका गांधी के आने से, प्रियंका गांधी के आइले से आज कांग्रेसियन में जोश बड़ा बढ़ गल बा। मतलब ये खाटी बनारसी भाषा है यहाँ की। तो निश्चित रूप से प्रियंका गांधी के इस किसान रैली का, इसको एक चुनावी रैली के आगाज को भी कह सकते हैं। और ये एक तरीके से कांग्रेस का ये बहुत बड़ा एक कार्यक्रम था जो पूरी तरह से सफल रहा। और निश्चित रूप से प्रियंका गांधी के इस तेवर से प्रदेश सरकार बैकफुट पे है, और प्रियंका गांधी इसी तरह से तेवर दिखाएंगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को थोड़ा बहुत फायदा उत्तर प्रदेश में मिलने की पूरी गुंजाइश है। प्रियंका गांधी के इस तेवर से एक तरफ जहां कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ योगी की सरकार, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो वहां बैकफुट पर नजर आ रही है। और खासकर आप याद कीजिए, लखीमपुर खीरी मामले में प्रियंका गांधी ने जिस प्रकार लीड लिया, रात को छुपते छुपाते सीतापुर तक पहुंच गई और वहां उनको गिरफ्तार कर ली पुलिस ने। और उनकी गिरफ्तारी के 3 दिन बाद उनके भाई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों साथ साथ पहुंचे लखीमपुर खीरी, अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में, और साथ साथ अपने जैसा चाहते थे कि अपनी गाड़ी से जाऊंगा, इस रास्ते से, एयरपोर्ट के इस रास्ते से निकलूंगा और यहां से पहले सीतापुर जाऊंगा, प्रियंका गांधी को लूंगा, उसके बाद लखीमपुर जाऊंगा। ये पूरे घटनाक्रम को आप जानते हैं अच्छी तरह से, और उस हिसाब से ही गए। तो एक साइड से ये साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ वहां कांग्रेस अपनी मजबूती के लिए जो एक हथियार मिलना चाहिए था, वो हथियार उन्हें मिल चुका है। और अब उस हथियार को कितना धार देंगी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, कितना धार देंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज चर्चा जो है वो बनारस में यही हो रही है कि प्रियंका गांधी के आने से
कांग्रेस में जान आ गई है। जैसा अभी बता रहे थे अमित मौर्य हमारे साथी, और बनारस से ही बिलोंग करते हैं आवेश तिवारी जी भी। आवेश जी भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं बनारस का हाल, और खासकर 2 टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 टर्म में बनारस का क्या हाल हुआ है, ये भी अच्छी तरह से हमारे दोनों साथी जानते हैं। और आप जो लोग जुड़े हुए हैं, हमें देख रहे हैं बनारस से, वो भी समझते होंगे। लेकिन अमलेंदु जी, यहाँ बनारस की बात के अलावा एक बात और भी है, जो वरुण गांधी ने जो बात कही है कि इस पूरे मसले को सिख बनाम हिंदू करने की कोशिश की गई, ये आरोप, और इसलिए भी क्योंकि ये बात थोड़ी थोड़ी इसलिए भी समझ में आती है और थोड़ा कहीं ना कहीं दाल में काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अभी 2 दिन पहले बीजेपी के नेता भी कह रहे थे कि 84 के दंगे को लेकर के तो आप कुछ बोले नहीं, 84 में आपने ऐसा किया वैसा किया। सिखों को साधने की कोशिश या सिख बनाम हिंदुत्व की हिंदुओं की कोशिश जो लखीमपुर खीरी से करने की गई है, और उसके तार जोड़ने की कोशिश जो है वो पंजाब से की गई है, और उसको सुलझाने की कोशिश में वरुण गांधी कहीं उलझ तो ज्यादा नहीं गए हैं। और जैसा अभी बता भी रहे थे हमारे साथी आवेश जी की हो सकता है कि अगले 2 महीने में वरुण गांधी कहीं और दिखाई दें। नहीं, हो नहीं सकता है, होगा। मैं इसको कंफर्म कर दूं आवेश जी की बात को कि हो नहीं सकता है, होगा। और नहीं जाएंगे तो निकाले जाएंगे, 2 में से एक काम जरूर होगा। तो इसलिए उनको दूसरा ठिकाना तो वरुण गांधी को देखना ही है। अब वरुण गांधी का ठिकाना कांग्रेस होगी या समाजवादी पार्टी होगी, अब ये देखना होगा। तो ये वरुण गांधी को तय करना है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को तय करना है कि वरुण गांधी जो है वो कहां जाते हैं। तो अब चूंकि गांधी परिवार से वरुण गांधी के तो संबंध अच्छे हैं, जो सूचनाएं हैं, लेकिन मेनका गांधी के चूंकि संबंध खराब रहे हैं, तो मेनका गांधी उनको कांग्रेस में जाने से रोक पाती हैं या नहीं रोक पाती हैं या रोकती हैं। अब ये देखने वाली चीज होगी कि क्या होगा। बहुत कुछ मेनका गांधी की रणनीति पर भी निर्भर करेगा कि वरुण गांधी का जो है अगला ठिकाना क्या होगा। बहरहाल वरुण गांधी जो बात कह रहे हैं वो मुझे लगता है वरुण गांधी कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं। भले ही वो आज इसलिए कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षित हो गए, उनको नया ठिकाना ढूंढना ही ढूंढना है, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि वरुण गांधी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आते हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसी किसान बाहुल्य कॉन्स्टिट्यूंसी है, और अच्छे किसान वहां के हैं, और वरुण गांधी को वहां के किसान ही जिताते रहे हैं। तो वरुण गांधी जो है और भाजपा नेताओं की तरह किसानों के साथ खड़े नहीं होंगे तो वरुण गांधी का तो काम लग जाएगा। वरुण गांधी की मजबूरी भी है और सैद्धांतिक मजबूरी भी है और नैतिक जिम्मेदारी भी है कि उन्हें किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि किसानों के साथ खड़ा होना जो है देश के साथ खड़ा होना है, और देश का हित जो है वो पार्टी से ऊपर नहीं हो सकता है। समस्या ये आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए जो है पार्टी जो देश से बड़ी हो गई है, और मोदी जी जो है वो और भी ज्यादा बड़े हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ जो समस्या मुझे लगता है कि वरुण गांधी समस्या से उबर चुके हैं और उनके लिए देश पहले आ गया है अब। हालांकि पिछले उनके बयानात जो रहे हैं जिस तरीके से, अब वो क्या रहे क्या नहीं रहे हैं वो चीजें अलग की हैं। तो पिछले बयानात तो बहुत से लोगों के बहुत कुछ रहते हैं, तो पिछले बयानों के आधार पर मूल्यांकन मुझे लगता है वरुण गांधी का अब नहीं करना होगा। जो नई परिस्थितियां बन रही हैं उसमें वरुण गांधी का मूल्यांकन करना ज्यादा उचित होगा। लेकिन अच्छी बात अब क्या होगी कि अभी तक तो जो थे वो राहुल गांधी के दादा और नाना जो क्या था मुसलमान हुआ करते थे भाजपाइयों के लिए, अब वरुण गांधी के भी हो जाएंगे। अब नया चीज जो है वो शुरू होगी। तो अब ये भी एक चीज शुरू होगी, आप देखिएगा थोड़े दिनों में सोशल मीडिया पर शुरू हो जाएगा ये सब कुछ भी जो है। तो मुझे लगता है कि वरुण गांधी जो बोल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति जो उसको भी काफी कुछ उभार करके ला रहे हैं। और ये भी अब तय होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर के बहुत से लोग जो है वो मुखर होने लगे हैं और होंगे भी, जिनको जरा भी अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता होगी। और देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस समय अब 2 तरीके के लोग हैं। एक वो हैं जो मोदी जी की आंधी पर जीत करके आए हैं और जिनकी हैसियत जो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने की भी नहीं है, और मोदी जी को ऐसे लोगों की आवश्यकता भी है कि जो सभा में जो है वो हाथ बांध के खड़े रहें और मुंह से जवान से जो उनकी जीभ हिले नहीं। तो ऐसे लोग हैं। दूसरे वो लोग हैं जिनका अपना राजनीतिक कैरियर है जो मोदी जी के दम पर नहीं है। तो ऐसे लोगों के सामने जो संकट बड़ा आ गया है जिनका अपना राजनीतिक कैरियर है और जिनकी जीभ जो है वो जुबान जो है वो खड़खड़ाने लगती है, कभी कभी आत्मा से उनकी आवाज जो निकलती है वो कभी कभी मुंह से निकलने लगती है। तो ऐसे लोगों के सामने बहुत बड़ा संकट है। तो ऐसे लोगों के लिए जो है ये संकट जो और गहराता जाएगा, और ये भारतीय जनता पार्टी का संकट भी इसलिए आगे जो है मुझे लगता है बढ़ता जाएगा।
तो ये अब जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में वरुण गांधी की राजनीति या मेनका की राजनीति, योगी आदित्यनाथ की राजनीति, नरेंद्र मोदी की राजनीति, जो भी कुछ है, बहुत कुछ घालमेल जो कुछ हो रहा है, ये आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति को और दिलचस्प जो है बनाता जाएगा। तो अब हमको नजर ये रखनी है कि ये दिलचस्पी जो है वो कितनी बढ़ती जाती है, भारतीय जनता पार्टी का जो अंदरूनी संघर्ष है वो कितना और फलक पर आता जाता है। क्योंकि जैसा आवेश जी ने कहा कि अब जो है वो मोदी जी और योगी जी के बीच संघर्ष जो है वो और ज्यादा होगा। और फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि मोदी जी को ऐसे लोग नहीं चाहिए जिनकी जो है अपने मुंह में जुबान रखते हो। योगी जी की समस्या ये है कि उनके मुंह में जुबान भी है और वो जुबान जो चलती भी है, तो ये दोहरी समस्या है योगी जी के सामने। तो योगी जी इसलिए मोदी जी को पसंद नहीं है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी योगी जी की होकर रहती है कि मोदी जी की होकर रहती है। तो ये संघर्ष जो है ये आगे और बढ़ेगा और इसमें आरएसएस जो है वो एकदम जो शुतुरमुर्ग की अवस्था में आ गया है कि अब उसे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। तो अब ये संकट और बढ़ेगा राजीव जी आने वाले समय। जी बिल्कुल, आवेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी बातों में शायद कुछ जोड़ना चाह रहे थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा था, अमलेंदु बहुत अच्छी बात कह रहे थे। एक बात आपको बताऊं कि वरुण गांधी ने अपने हाल के वर्षों में, मैं इस बात को बहुत जोर दे के कह रहा हूं कि उन्होंने अपने अंदर इतने परिवर्तन लाए हैं। माने मैं पहली बार देख रहा हूं कि संजय गांधी में भी वो तेवत आखिरकार है उसी परिवार के, नेहरू के परिवार के, इंदिरा गांधी के परिवार के हैं। उस व्यक्ति ने पिछले 3-4 वर्ष से वो सांसद, ये जो उनका टेन्योर रहा पिछला वाला, उसने इतना परिवर्तन लाया अपने अंदर, जो लगता था कि एक वक्त के कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने वाला, इधर उधर क्या क्या तमाम खबरें सुनाई देती थी। आप सोचिए वो वरुण गांधी जो है लिखने पढ़ने वाला वरुण गांधी हो गया, किसानों की बातों को समझने वाला वरुण गांधी हो गया। किताब उन्होंने लिखी है रूरल मैनिफेस्टो, रियलाइजिंग इंडिया फ्यूचर थ्रू हर विलेजेज, ये वरुण गांधी की लिखी किताब है। आप राहुल गांधी ने अभी तक किताब नहीं लिखी है, प्रियंका ने नहीं लिखी है, वरुण गांधी ने ग्रामीणों के ऊपर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऊपर किताब लिख डाली है। और दूसरी चीज, ये बात सच है कि मेनका गांधी नहीं चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि देखिएगा अगर वरुण गांधी को अवसर मिला, तमाम संजय गांधी के साथ बदकिस्मती चलती रही, मां की जिद भी बहुत ज्यादा उस बच्चे के लिए वो रही। अब वरुण गांधी की उम्र 40-42 साल की हो गई, 45 साल की हो गई होगी जहां तक मेरा अनुमान है। मुझे लगता है कि अब जो वो निर्णय लेंगे वो उनकी भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। भारतीय जनता पार्टी में न तो मेनका गांधी न तो वरुण गांधी कहीं से फिट बैठते थे। अब वो क्या डिसीजन लेते हैं उस पर बहुत कुछ उनका पूरा राजनीतिक भविष्य निर्भर करेगा। देखना है क्या होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक तो वरुण गांधी 41 साल के हैं और बहुत ही कम उम्र के थे तब, आप जानते हैं उनके पिताजी, फिर उनकी दादी। जब आप देखिए कि अगर परिवार के लोग, वो भी बुजुर्ग, जो आपके ऊपर, बुजुर्ग उस समय नहीं थे पिताजी, लेकिन फिर भी अगर चले जाएं तो फिर क्या, 4 महीने की शायद उम्र में उनके पिताजी का निधन हो गया, तो क्या कह सकते हैं। लेकिन वरुण गांधी आगे क्या कुछ करेंगे, वरुण गांधी का अगला ठिकाना क्या कांग्रेस है, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि इस बारे में लगातार बात होती है, बार बार बात होती है, और ये बात होती है कि सोनिया गांधी और मेनका गांधी में चूंकि नहीं पटती है, इसीलिए वरुण गांधी, हमारे साथी जो खुलकर नहीं बोल रहे थे, मैं अभी खुल के आप लोगों को बता रहा हूं कि चूंकि सोनिया गांधी प्रियंका गांधी के बीच जो खटपट होती रही शुरुआती दिनों में, आज से 40 साल पहले, 50 साल के बाद, अब माफ करें मेनका गांधी के बीच में जो खटपट थी, उसके कारण जो स्थितियां उत्पन्न हुई है, उसमें कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो पिस रहे हैं। क्या प्रियंका गांधी और वरुण गांधी के बीच भी बहुत मधुर संबंध है, ऐसा कहा जाता है। मैं कुछ भी धरातल पर देखा नहीं हूं, लेकिन कहा जाता है, और शायद ये भी कहा जा रहा है कि जब कोई ठिकाना नहीं होगा तो प्रियंका होंगी और वरुण होंगे और कांग्रेस, यानी कि हो सकता है, जैसा अभी अमलेंदु जी बता रहे थे
कि हो सकता है कि कांग्रेस में आ जाएं। तो आगे क्या कुछ होगा ये देखना होगा, लेकिन वरुण गांधी पढ़े लिखे, समझदार, होशियार राजनेता हैं, गलत जगह पे हैं। ये बात हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि वरुण गांधी जो हैं, मेनका गांधी के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन वरुण गांधी समझदार, पढ़े लिखे और उनको जहां होना चाहिए था वहां नहीं है। लेकिन वो कहां रह करके कितनी मजबूती उस पार्टी को दे सकते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो दोस्तों, आज इस चर्चा का समय खत्म हो चुका है। हमारे साथ जुड़े रहे हमारे तीन खास मेहमान, तीन खास साथी, मेहमान नहीं बोलूंगा, तीनों साथी हमारे, आवेश तिवारी जी और सीधे बनारस से जुड़े रहे अमित मौर्य जी और हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज रविवार का दिन है, लेकिन सियासी हलचल इतनी है कि चर्चा जरूरी थी और चर्चा में आप तमाम साथी हमारे साथ जुड़े रहे। सबसे पहले आप तीनों को बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जुड़े रहे। और हमारे बहुत सारे साथी लगातार कमेंट कर रहे हैं और इनके कमेंट को नहीं ले पाया, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कुछ लोगों के कमेंट, क्योंकि आज छुट्टी का दिन, फिर भी हमारे साथ जुड़े। असलम भाई आप जुड़े, असलम चिश्ती कह रहे हैं कि जब हर घर से चौकीदार निकल रहे थे तब बहुत खुश थे, अब हर घर से किसान निकल रहे हैं तो चेहरे उतरे हुए हैं। बहुत सही बात कह रहे हैं, बहुत ही मारक शब्द लिखते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण होती हैं बातें असलम चिश्ती की। मदीना का मुसाफिर भी है, नंद किशोर सिरपुरकर कह रहे हैं कि बीजेपी वापस जाने के संकेत मिल रहा है। 2022 में मोदी जी की विदाई होनी है। 2024 में चुनाव है हालांकि, और 2022 में तो उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड, पंजाब और गोवा और मणिपुर में चुनाव है। तो क्या कुछ होगा देखा जाएगा। लेकिन ओम प्रकाश समरथ लिख रहे हैं कि मोदी और योगी की तनातनी में देश के लोगों और किसानों की आहुति क्यों? ये साबित है कि बीजेपी की नीति देश हित में नहीं बल्कि मोदी, अमित शाह और योगी के हित में है। मोदी को गलतफहमी है कि जनता उनके साथ है। लंबो जैक्सन भी हमारे साथ में कह रहे हैं मेनका है डिस्ट्रॉट वरुण गांधी लाइफ। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेनका इनकी मां ने वरुण गांधी की लाइफ को थोड़ा जिस प्रकार संवारना चाहिए था उस ढंग से संवारा नहीं, और उसके बाद अब वो कहाँ हैं, कैसे हैं। अगर कांग्रेस के साथ रहते या मेनका गांधी रहती, परिवार की खटपट को थोड़ा सा समझते, सुधारते, ठीक करते, तो आज परिस्थितियां दूसरी होती। तो ये परिस्थितियां आपको कहां से कहां लेकर चली जाती हैं, उसका एक बड़ा उदाहरण है वरुण गांधी। फहीम हैदर भी हैं, कह रहे हैं वरुण गांधी को तो 2014 में ही बीजेपी को छोड़ देना चाहिए था। ये फहीम हैदर जी कह रहे हैं। महेश कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं, तुषार शर्मा बने हुए, जनता की आवाज, प्रियंका, मनदीप बोरा हमारे साथ हैं, कह रहे हैं ये नहीं होगा तो आप सोच रहे हैं। नंदकिशोर जी कह रहे हैं बीजेपी वापस जाने के संकेत मिल रहे हैं। कि कार्तिक राय कह रहे हैं कश्मीर में प्यार बरसा रहे हैं पीस रिलीजन के लोग, मोदी जी नफरत फैला रहे हैं। फिर दीपांशु राठी गुर्जर भी हमारे साथ हैं, हाय लिख रहे हैं। मोहम्मद असलम भी हैं, लिख रहे हैं कि अगले इलेक्शन में योगी की गुंडागर्दी समाप्त होगी? ये बड़ा सवाल पूछ रहे हैं भाई। वासुदेव रॉय भी हैं, भाजपा भगाओ देश बचाओ लिख रहे हैं। उसके अलावा दीना पाल निर्धन लिख रहे हैं कि योगी मोदी अपने को अमर मान बैठे हैं, यही उनके पतन का कारण बनेगा। महेश कुमार MKB लिख रहे हैं कि बीजेपी केवल पैसों वालों के लिए है। जावेद इकबाल जी लिख रहे हैं कि बीजेपी के बुरे दिन आ रहे हैं, हालत ऐसी माफ करें कहां चले गए। हाँ, ये फिर असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने जिस तरह किसानों की लड़ाई लड़ी वो बधाई की पात्र हैं, इसे कहते हैं लीडरशिप। शेखर दाहिया भी हमारे साथ, अब्दुल जब्बार हैं, हैदर अंसारी हैं, आयुष भाई हमारे साथ है, बनवारी मीना है, कह रहे हैं सिक्के के दो पहलू को विश्व जानता है और दूसरे को देश के लोग भी नहीं पहचानते हैं। और फहीम शब्बा खैर लिख रहे हैं। तो तमाम दोस्तों, अब आज हमें दीजिए इजाजत और कल शाम 7 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी कुछ नई खबरों और खासकर लखीमपुर खीरी में क्या कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या लखीमपुर खीरी कांड से जो पर्दा उठ रहा है उसमें बर्खास्तगी होगी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र
टेनी की? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ कल शाम 7 बजे फिर जुड़ेंगे। तब तक आपसे विदा लेता हूं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।